अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है 9th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस लेक्चर का अगर थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लें तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और जो है वो 5 किंगडम्स हमारे पास किस तरह बने। अब जो है वो एक साइंटिस्ट था कार्ल बोस, इसका जो है वो पूरा नाम कार्ल रिचर्ड बोस था। इसका लाइफ स्पैन है वो 1928 से 2012 तक था। तो इस साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास जो है 5 किंगडम्स, इनके ऊपर भी एक टेक्सोनोमिक रैंक होना चाहिए और उस टेक्सोनोमिक रैंक को इसने नाम दिया डोमेन का। ये साइंटिस्ट जो है बेसिकली ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करता था। इसने राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया आर्किया के अंदर और उसने कहा कि जो आर्कियाज और बैक्टीरिया हैं ये हैं प्रोकैरियोट्स ही, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे आर्किया को एक अलग डोमेन में रख दिया इसने और बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन में रख दिया। बाकी जो चारों किंगडम्स थे ये अब आर्किया और बैक्टीरिया किंगडम मोनिरा के ही हिस्से हैं, लेकिन इनके डोमेन्स अलग हैं। इसके अलावा बाकी जो 4 किंगडम्स थे, किंगडम फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांटिया है, एनिमेलिया है, इन सबको उसने थर्ड डोमेन में रखा। तो हमारे पास कौन कौन सी डोमेन्स जो हैं वो आई थी। सबसे पहले हमारे पास आई थी डोमेन आर्किया, फिर आई थी हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया, थर्ड नंबर पर उसने हमें दे दी डोमेन यूकैरिया। अब अगर इसको हम जो है वो 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के अंदर आ जाते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। और इस डोमेन के अंदर जस्ट एक किंगडम इंक्लूड होता है और उसको हम बोलते हैं किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा आ जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो किंगडम मोनिरा है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर ही जब फैला हुआ होता है, इनका कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर मटेरियल इनके अंदर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब फॉसिल्स को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर हम देखें कि इसको जो है हमने बैक्टीरिया से अलग कर दिया, बैक्टीरिया से अलग करने की रीज़न क्या थी कि इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता, नो पेप्टाइडोग्लाइकन, कोई पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो मौजूद नहीं होता इनके अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इनके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है वो रिजेंबल करता है ज़्यादा यूकैरियोट के साथ बानिस्बत इसके कि वो बैक्टीरिया के साथ। इनका जो राइबोसोमल आरएनए था वो रिजेंबल करता था टू यूकैरियोट्स। इसकी वजह से जो है इनको एक अलग जगह डोमेन के अंदर रख दिया गया आर्किया के अंदर। अगर हम देखेंगे ये यूकैरिया से जो है वो कैसे बिलोंग कर रहा था तो हम कहते हैं कि पहले क्या थी, एक जस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म मौजूद थी, उससे जो है ये 3 डोमेन्स अराइज हो रही हैं। ये है डोमेन बैक्टीरिया और ये है डोमेन यूकैरिया। अब ये जो आर्कियाज हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि इनकी रिजेम्बलेंस यूकैरिया से जो वो ज़्यादा मिलती है, बैक्टीरिया बिल्कुल इनसे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ये इसी आरएनए की वजह से और इनकी सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है लिपिड, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। ये होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स।
एक्सट्रीमोफाइल मतलब ये कि ये हार्श इन्वायरमेंट्स में जो है वो रह सकते हैं। हार्श इन्वायरमेंट में जैसे आ जाते हैं हमारे पास थर्मोफाइल। थर्मोफाइल का मतलब कि ये हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं एसिडोफाइल। हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा ये जो है वो हेलोफाइल होते हैं कि ये साल्ट इन्वायरमेंट्स में रह लेते हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में। इसके अलावा ये होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस इस तरह होते हैं कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। किसके बाई प्रोडक्ट? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ये होते हैं, लेकिन बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं बनाते। और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को या फिर सल्फर को एज आ एनर्जी सोर्स जो है इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बना लेते हैं। और उसके नतीजे में क्या रिलीज़ करते हैं? ये मीथेन रिलीज़ करते हैं। तो आर्किया के अंदर ये सारे जो है ये प्रॉपर्टीज़ इसके मौजूद थी। ये इसके जो वो डिफरेंसेस थे बैक्टीरिया से, कि बैक्टीरिया से जब इस वजह से नहीं मिलती, इस वजह से इनको जो है वो बैक्टीरिया से एक अलग डोमेन बना दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी डोमेन बैक्टीरिया है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया आर्किया से डिफरेंट है और बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने एक डिफरेंस सबसे पहले पढ़ा था कि आर्कियंस के अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होती है, इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। जो बैक्टीरिया के हमारे पास है सेल वॉल उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया का थोड़ा सा हम स्टडी कर लें तो ये बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अंदर भी जब वो किंगडम मोनीरा ही इंक्लूड है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हैं कॉस्मोप्लाइडल। कॉस्मोप्लाइडल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सॉइल में भी ये मौजूद हैं, वाटर के अंदर भी मौजूद हैं, हमारी एयर में भी मौजूद हैं, इवन दो के हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? एवरीवेयर। वो कहाँ थे? वो हार्श इन्वायरमेंट में थे, वाटर के अंदर थे, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं था, वहाँ पे आर्कियास थे। और जो बैक्टीरिया है ये हर जगह मौजूद होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं। अब मैंने कहा कि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर ये जाते हैं, हमारे जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कमज़ोर बना देते हैं। इवन दैट के ये डिफरेंट लीदर डिजीज़ काज करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास नमोनिया आ गया, हमारे स्टमक का अल्सर आ गया। ये जितने भी अल्सर हमारे ऑर्गन्स के अंदर होते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं कि ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वहाँ पे जो वो डिजीज़ काज करवा रहे हैं, वहाँ पे जख्म बन रहे हैं, तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये पैथोजेंस हैं, तो इनके खिलाफ हम एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। पैथोजेंस होते हैं ये। उसके बाद हमने कहा कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। ये अगर इसकी हम बात करें कि ये अगर हर जगह मौजूद हैं तो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? ये सिंगल भी मौजूद होते हैं, ये जो है वो चेन की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। और उसके अलावा ये क्लस्टर की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, स्टेफिलोकोकस हो गया, क्लस्टर की फॉर्म में जो है ये होते हैं मौजूद। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो है बैक्टीरिया कॉलोनियल भी होते हैं, यानी कि एक कॉलोनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मिल के रहते हैं।
ठीक है, तो ये थे बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। जो आर्कियंस थे वो तो अपने फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे, मिथेनोजेंस थे वो सल्फर को इस्तेमाल कर रहे थे, एनर्जी बना रहे थे। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स इस सेंस में कि जैसे हमारी जो है वो बॉडीज मरने के बाद ज़मीन में चली जाती हैं, वहाँ पे गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या तो उसको डिकम्पोज करके हमारी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स को या तो सॉइल में भेज देंगे या इसके अलावा वो हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे। तो इससे जो इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसकी क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग हो जाती है कि हमारी बॉडी से वो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, इन्वायरमेंट से कोई और ऑर्गेनिज्म ले लेगा, फिर उसकी डेथ के बाद इन्वायरमेंट में वापस चले जाएंगे। तो ये था बैक्टीरिया का रोल और बैक्टीरिया के अंदर है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डोमेन आ जाती है, डोमेन यूकैरिया। अब जो डोमेन यूकैरिया है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरिया का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो इस तरह के थे, इनके अंदर जो है वो कुछ थोड़ी बहुत ऑर्गेनेल्स थी और इतना जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं था। लेकिन जो हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स, इनके अंदर एक होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसके अलावा इनके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज होती हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल भी इनके अंदर मौजूद होती हैं, सेंट्रियोल्स होती हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स प्रोमिनेंट इनके अंदर मौजूद होती हैं। ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब ये जो यूकैरिया है इसके अंदर 4 किंगडम आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 4 किंगडम्स। 4 किंगडम कौन से, सबसे पहले आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे कि यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए इसके अंदर। फिर आता है किंगडम फंजाई, हर तरह की फंजाई, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्टिव नेचर की होती है। उसके अलावा इनके अंदर आता है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटिया क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनिमेलिया क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ का मतलब कि एनिमल अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। अब यूकैरिया के अंदर ये 4 किंगडम हैं, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ज़्यादातर होते हैं यूकैरिया के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास के ये कम्प्लेक्स है, इसके अंदर 4 किंगडम्स हैं। जस्ट वो एक किंगडम था उन 2 डोमेन्स के अंदर, लेकिन इस एक अकेले डोमेन के अंदर 4 किंगडम्स हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की वैरायटी पाई जाती है, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है, एनिमेलिया है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं इनके अंदर के, इनको अलग-अलग ग्रुप में रखना पड़ा और क्या एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही था कि जो कार्ल वोज ने हमें 3 डोमेन दी थी, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, इनके अंदर हमने देखा कि डिफरेंस क्या है और आर्किया और बैक्टीरिया को क्यों अलग किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम इन 4 किंगडम्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।